जी दारी सर, बताइए आज जो एनटीए में अभी जो चल रहा है रिजल्ट्स पे, नीट 2024 पे, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए सर, मेरी राय ये है कि जो बच्चों का इस वक्त रिस्पांस आ रहा है पूरे मार्केट, पूरे हिंदुस्तान से अगर आप देख लीजिए तो जो बच्चों का रिस्पांस है, पूरे साल वो बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है या किसी तरह का कोई कॉलेज मेडिकल नहीं मिल पा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस में है इस वक्त। ठीक है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हर तरफ से कि एनटीए में गड़बड़ी हुई है, अब तक हमारे किसी भी बड़े लीडर की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से हमारे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। एकेडमीज़ लड़ रही हैं, टीचर्स लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सपोर्ट में अब तक कोई भी नहीं आया है, ना ही कोई एक्शन लिया गया है। मेरे हिसाब से पूरे साल की मेहनत अगर इस तरह बर्बाद हो जाए तो किसी के पास भी फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचता है। पेपर का लेवल कैसा लग रहा है आपको? पेपर का लेवल दिन ब दिन लो किया जा रहा है। इस साल का बताइए। इस साल का भी मेरे हिसाब से ऑन एवरेज ही था, मतलब कोई ऐसा मुझे स्टैंडर्ड सबसे बड़ी जो बात आ रही है, मैं अलग अलग पॉइंट्स पे बात रखूंगा। मैं अभी एकेडमिक्स में हूँ, आपको पता है, लेकिन अलग अलग एंगल से सोचा जाए, फेयरली डिस्कशन होगा तो शायद सॉल्यूशन इसका निकल पाएगा। आप मुझे ये बताइए, जो लास्ट ईयर का पेपर है और इस साल का पेपर है, कितने मार्क्स का डिफरेंस होगा बच्चों का? या उसका मैं और बहुत सीधा सा कर देता हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूशंस या जितने भी स्टूडेंट इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर फेयरली डिस्कस नहीं करोगे तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक एक पॉइंट्स को पकड़ के अगर आप रेस करोगे, कोई सॉल्यूशन मिलने नहीं जा रहा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर टेस्ट सीरीज में बच्चा स्कोर कर रहा था, सारे इंस्टीट्यूट्स को मैं इसके लिए रखता हूँ, जितने टॉप वन इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको मैं चैलेंज करता हूँ। फेयर चाहिए एग्जाम, और एग्जाम अगर फेयर चाहिएगा, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम उस दौर में जी रहे हैं कि हर एग्जाम पे उंगली उठने लगी। हर एग्जाम पे आप यूपीएससी के इंटरव्यूज को ले लीजिए, जेई के डिफरेंट पेपर्स को ले लीजिए, भाई एक ही बच्चे को आप सेम एग्जाम जेई में क्यों नहीं देते? आप जेई की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर अलग अलग शिफ्टों में हो रहा है, मैं मैथ्स का एक टीचर भी रहा हूं, एक स्टूडेंट भी रहा हूं, हो सकता है एक चैप्टर का एक पारी का क्वेश्चन मुझे आता हो, उसी चैप्टर का दूसरी पारी का क्वेश्चन मुझे ना आता हो, तो मेरे साथ नाइंसाफी है या नहीं? क्योंकि मैं तो 10 ही चैप्टर करके गया हूं। तो जेई के चैप्टर्स की, हम जेई के टेस्ट की क्यों नहीं बात करते हैं? अगर आप नीट का एक ही एग्जाम ले सकते हो ऑल इंडिया में 25 लाख का, तो 12 लाख बच्चों का आप एक एग्जाम क्यों नहीं ले सकते? किसने कहा कंप्यूटर बेस्ड ही चलेगा? आप उसे भी पेपर बेस्ड कर लीजिए, बट एक एग्जाम दीजिए ना। तो बहुत सारी चीजों पे बात करनी चाहिए। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, और मैं स्टूडेंट्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस के लिए साथ भी हूं, एनटीए के साथ भी हूं। हमें फेयर करना पड़ेगा अगर हमें आगे चलना है। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, गवर्नमेंट कोई सी भी रहनी चाहिए, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पे सिस्टम होता है कि सर इतनी चीजें आप कर सकते हैं, इतनी चीजें नहीं करें, क्योंकि अगर इन चीजों में भी आप घुसपैठ करोगे तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लड़खड़ा जाएगा। हमारे यहाँ जो एग्जाम्स का, यूजीसी का, दूसरी चीजों में जो इंटरफेयर होता है, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने फ्यूचर्स को जनरेट कर रहे हो, भविष्य को बना रहे हो हिंदुस्तान के, आप उनके साथ डिग्रेड मत करिए कि आपका डॉक्टर 180 वाला डॉक्टर बन जाए, आप ही को इंजेक्शन देके मार देगा जब वो सर्जरी कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा। मैं बस इस बात पे जानना चाह रहा हूं, क्या पेपर ऐसा नहीं था कि जो आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज में बच्चा कर रहा था, उसके फाइनल जाके 40-50 नंबर बढ़ गए? बिल्कुल। तो फिर अगर 40-50 बढ़ गए तो जो 650 वाला बच्चा था वो 690 पे अपना पहुंच गया, जो 690 वाला बच्चा था वो 720 पे पहुंच गया। दूसरी चीज मैं बात बताऊं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और फेयरली जब तक डिस्कशन नहीं होगा उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक ही सेंटर पे बच्चे 5 थे, मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं, और शायद इंस्टीट्यूशन को भी सामने आके डिफाइन करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे इंस्टीट्यूट में एक बहुत टॉप मोस्ट बैच चल रहा हो, जिसकी हम पूरी 2 साल से तैयारी करा रहे हो, और उसका फॉर्म हम अपने ही इंस्टीट्यूट में भरवाते हो? हमारे यहाँ भी बच्चे हेल्प मांगते हैं हमसे, और हम कहते हैं आओ चलो हम तुम्हारा फॉर्म भरवाएंगे। क्या वो सारे के बच्चे इत्तेफाक से एक ही सेंटर से फॉर्म नहीं भर सकते हैं? अगर उन्होंने एक साथ फॉर्म भरा है, क्या उनका एक ही रूम में सेंटर नहीं लग सकता है? लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग चीज हो सकती है, बट ऐसा भी हो सकता है। आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स पे ध्यान रखना चाहिए। चीजें दूसरी हैं, उनको हाईलाइट करना मेरे हिसाब से ज्यादा है ये हाईलाइट करना कि पहली चीज मैं आपसे कह दूं, मैं एज ए टीचर ये कहता हूं कि कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम इतना आसान नहीं होना चाहिए। कोई सा भी पेपर 80% से ज्यादा सॉल्व होना ही नहीं चाहिए, ये मान के चलना चाहिए। जिस तरह का जेई का कम से कम स्टैंडर्ड रखा गया है कि 40, 50, 60% पे लाके रोक दिया जाता है, पेपर ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आप ये मान के चलिए, एक बच्चे को अगर लेट हो गया थोड़ा सा 2 मिनट पहले, एक बच्चा मेरे पास, मैं आपको इंटरव्यू में देख लीजिए मेरे यूट्यूब में, कि सर मैं सिर्फ 1 मिनट पहले, गेट के बंद होने से 1 मिनट पहले सेंटर पे पहुंच पाई, तो मेरे सांस ही काबू में नहीं थे, 20 मिनट मुझे लगे अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने आप को सही करने में, कंफर्ट करने में। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 2-2 दिन 3-3 दिन पहले एग्जाम से पहले सो नहीं पाते हैं, सही से खाना नहीं खा पाते हैं,
उनका वो सिस्टम ही वो नहीं होता है। तो अगर उन्होंने 2 साल मेहनत करी और लास्ट मोमेंट पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, 10% 20% उनको वहां वो ग्रेस मिलना चाहिए कि तुम 80% कराओ, तुम्हारा शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आप एग्जाम को 100% तक ले जा क्यों रहे हो? आप उसको टफ करिए ना कि बच्चे या तो तुम इस वाले को करो या इस वाले को करो। ये सबसे गलत ट्रेंड जा रहा है। यहां अपने आप ही सुसाइडल अटेम्प्ट होने शुरू हो जाएंगे। बच्चे को कैसे आप मान के चल रहे हो कि वो मेंटल भी फिट होगा, फिजिकल भी फिट होगा, एकेडमिकल भी फिट होगा, साइकोलॉजिकल भी फिट होगा? आप कैसे मान के चल सकते हो? किसी एक एग्जाम में होना ही नहीं चाहिए कॉम्पिटिशन्स के अंदर। आप इतना टफ एग्जाम करिए, उसमें रखिए जिस तरह से सीबीएसई के बोर्ड के पेपर्स बनते हैं, वो भी अब थोड़ा सा डाउनग्रेड कि 60% एवरेज होना चाहिए। हर बच्चा 60% अटेम्प्ट कर ले, 70% वो बच्चा करे जो रेगुलर रहे, 80% वो करे जो हार्ड वर्किंग रहे, 90% वो करे जो जीनियस रहे, 100% वो करे जो सुपर जीनियस रहे। अगर ये कैटेगरी आप नहीं बनाओगे तो ये हायरार्की बनेगी नहीं कभी। तो प्रॉब्लम यहां हो रही है कि हम सही पॉइंट को डिस्कस, एनटीए में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको बात करनी तो उस पर करिए कि 400 वाले की रैंक ऊपर क्यों आ जा रही है, बात वहां पे करिए। आपको सीबीआई जांच कराइए, जो चाहे आप सिस्टम करिए, लेकिन मसला ये है कि हमें सारी चीजों पे पॉइंट आउट करना चाहिए और अपनी अथॉरिटीज से, इंस्टीट्यूशन से ये कहना चाहिए कि सर प्लीज, ये फ्यूचर है, भविष्य है हिंदुस्तान का, इनके लिए आप एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कराइए। बहुत मेहनत लगती है माँ बाप की, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपनी सारी चीज बेच के, गिरवी रख के, अपना सारा पेट काट के वो पैसे देते हैं, कोचिंग कराते हैं, तैयारी कराते हैं, आप अपने गांव देहात छोड़ के शहरों में आके तैयारी कराते हैं, और लास्ट में अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो सबसे बड़ा सुसाइडल अटेम्प्ट उन बच्चों के लिए होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेपर का जो लेवल है उसको थोड़ा सा टफ किया जाए। दूसरी चीज ये, ऐसा हमें सिस्टम बनाया जाए जिसपे उंगली ना उठे। सिस्टम चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे कैसा ही माहौल चल रहा हो, बट हमारे इंस्टीट्यूशन इतने सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए कि उन पे उंगली ना उठे। ये यहाँ पे हम बात करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि भाई, जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर बच्चा, आप किसी भी उसमें उठा के देख लीजिए, हर एक के पास तो 700 प्लस वाला रिजल्ट है आपके पास, टफ करिए ना, रैंक वहां पे फाइट होनी चाहिए कि भाई नहीं, इस वाले मयार में हमें इतने बच्चे ही देने। बताएं सर जरा मुझे, बस टेस्ट के बारे में ही बता दीजिए कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा है। पेपर का लेवल मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से लगातार लो किया जा रहा है, और यही वजह है कि 720 आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट भी है तमाम एनटीए ऑफिसर्स को कि जो 720 वाले जितने रिजल्ट हैं इनका रिकॉर्ड ज़रूर रखा जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से 720 वाले आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो शायद आने वाले 5-7 सालों में हमें आउटस्टैंडिंग डॉक्टर्स मिल जाएँ, हमें मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिल जाए, क्योंकि ये 720 जो स्कोर रखा जा रहा है लगातार बच्चों का, मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट को ख़त्म करके सिर्फ रटाफिकेशन की तरफ ले जा रही है। एनसीईआरटी, आज बच्चा क्लास में कहता है कि एनसीईआरटी रट लेंगे तो हो जाएगा। अगर रटने से वो डॉक्टर बनेगा तो मेरे हिसाब से क्रिटिकल केसेस को सॉल्व करने में उसका दिमाग काम नहीं करेगा। आईएएस रट के पास नहीं होते, उनके पास, क्योंकि उन्हें पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना होता है, तो उनके पास दिमाग होता है, वो उस तरह से सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से डॉक्टर्स भी ऐसे ही होने चाहिए। वेरी नाइस। तो मैं तो यही कहूँगा इस छोटी सी वीडियो से कि भाई हमें सारे एग्जाम्स में, जेई के लिए भी स्पेशली कहना चाहूँगा, आईआईटी जेई के लिए जो जेई मेंस का पेपर है वो एक पेपर होना चाहिए, एक दिन में एक साथ सभी बच्चों का एग्जाम कराया जाए। अगर वो इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम कंप्यूटर बेस्ड करा सकते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड कराएं, अदरवाइज उसे दोबारा से पेपर बेस्ड कराया जाए, जिससे कि फेयर उनके लिए, बच्चों के लिए चांस होना चाहिए। दूसरी बात ये, नीट के लिए मैं यही कहूँगा कि कम से कम इसका पेपर ऐसा किया जाए कि 80% से ज़्यादा बच्चे उसको अटैम्प्ट ही ना कर पाएँ, उसी में मेरिट बने। ऐसा नहीं है क्या आपसे अगर हम 5 साल का रिजल्ट छोड़ दें, जब 480, 500, 520 पे बच्चों का सिलेक्शन होता था, क्या बच्चे कामयाब डॉक्टर नहीं बनते थे? क्या हमारे पास डॉक्टर तरहान जैसे रिजल्ट्स नहीं है कि नहीं सर 100% एफिशिएंसी वाले ही डॉक्टर्स बेस्ट बनेंगे? तो ऐसा नहीं है। तो लेवल थोड़ा सा उसका किया जाए। दूसरी बात है, हर पॉइंट पे, मैं इसमें यहाँ पे जो ये बार बार बात आ रही है, एक ही सेंटर से 5 हो सकते हैं, इस पॉइंट को भी कहा जाए कि नहीं सर मेरा टॉप मोस्ट बैच था, मैंने अपने यहाँ सेंटर पे फॉर्म भरवाए, सर वो सारे के सारे एक उसमें आ गए और उन्होंने टॉप किया। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का लेवल इजी था, इसलिए इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। पेपर का लेवल इजी नहीं होना चाहिए। 20% ग्रेस बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस पे कंट्रोल करके पेपर अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी से अगर वाई ले लिया जाए तो उसी में आप देख लीजिए कितने सारे हमारे मैं जिस कहूँ कि भाई इंटरव्यू देते हुए कितना सकपका जाते हैं। तो ज़रा ये चीज़ ध्यान रखी जाए कि एग्ज़ाम्स का जो माहौल होता है वो अपने आप में एक प्रेशर होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें दोबारा से हर चीज़ पे मार्क करके और एग्ज़ाम को इतना फुल प्रूफ बनाना चाहिए कि उस पर उंगली ना उठ सके, क्योंकि हमारे भविष्य की बात है, हमारे देश के भविष्य की बात है, हमारी यंग जनरेशन के भविष्य की बात है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस एग्ज़ाम पे भी क्या वो रेस्पॉन्स देते हैं, क्या इस पर एक्शन लेते हैं, और आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम्स पे भी
इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, जिससे कि बच्चों को जो एग्ज़ाम्स के बाद ये फीलिंग्स आती है कि मेरे साथ पता नहीं धोखा ना हो जाए या डिट ना हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी सर, ऋषभ सर, क्या राय है आपकी जेई के बारे में बताइए। सर जेई का भी मैं लेवल बोलूँगा कि जैसा हम नीट में दे रहे हैं कि लेवल डिक्रीज़ होता जा रहा है, जेई में भी अगर आप पिछले 5 साल का पैटर्न उठाएंगे, जेई वो एग्ज़ाम नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, वो डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, उसका लेवल दिन बर दिन नीचे आता जा रहा है एग्ज़ाम का। अब उससे होता क्या है कि अगर आप देश के बेस्ट इंजीनियर्स चुनना चाहते हो, देश के बेस्ट डॉक्टर्स चुनना चाहते हो, वो रेक्टिफिकेशन से नहीं आ सकते। उसके लिए आपको उनका एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए उनका रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, और वो ऐसे एग्ज़ाम में नहीं टेस्ट हो सकता जो इतना ईजी हो जाए कि इतने सारे बच्चे फुल स्कोर कर रहे हैं, 100 परसेंटाइल आ रही है, पूरे 720 नंबर आ रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा कि एग्ज़ाम ऐसा हो कि वो 80% से ज़्यादा उसमें स्कोर हो ही ना सके, उससे ज़्यादा जा ही ना सको, उससे आपको बेस्ट माइंड्स मिलेंगे, उससे आपको बेस्ट बच्चा मिलेगा जिसका एनालिटिकल एबिलिटी बेस्ट है। अगर वो रट्टा कर करके आगे जाएगा, वो अच्छे इंजीनियर्स नहीं दे पाएगा, वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं दे पाएगा। जेई की जो डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होती है, इस पर आप क्या बोलेंगे? सर मुझे लगता है फेयर गेम नहीं है, क्योंकि किसी शिफ्ट का पेपर आसान आ जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, फिर उसका जो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है वो बहुत बेकार है। अब हो सकता है कि मैं कोई चैप्टर पढ़ के गया पर्टिकुलरली, कुछ मैं छोड़ के चला गया, मेरा लक फैक्टर आ गया वहाँ पर, अब मेरी किस्मत में मेरी शिफ्ट में आ गए सवाल, दूसरा बच्चा उतनी मेहनत करके गया बाकी चैप्टर्स में, उसको उसके चैप्टर्स नहीं मिले। अगर एक पेपर रहेगा, एक एग्ज़ाम रहेगा, सबके साथ फेयर गेम है, सबका लक फेयर प्ले करेगा उसमें, तो आई थिंक ये डिफरेंट शिफ्ट वाला कंसेप्ट अलग है, ऊपर से डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट हो जाता है। फिर आप उसको जब नॉर्मलाइज करके लाते हो तो पता चला कि वो नॉर्मलाइज करके ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ गया बच्चे की रैंक में। इस साल भी हुआ है, किसी शिफ्ट में 150 नंबर क्रॉस करने के बाद भी परसेंटाइल बहुत नीचे चली गई, किसी में 150 के नीचे रहने के बाद परसेंटाइल बहुत ऊपर चली गई। तो आई थिंक ये कंसेप्ट बेकार है। अगर आप नीट में इतने सारे बच्चों का एक साथ ले सकते हो तो फेयर गेम है कि आप जेई में भी एक ही पेपर करवाओ, ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑनलाइन करवाओ। हमारा तो यही कहना है कि भाई एक साथ होना चाहिए, सेम डे सेम पेपर पे बच्चों का रेस्पॉन्स पता चले तो शायद ज़्यादा हो। जी डॉक्टर रज़िया, जी डॉक्टर रज़िया बताएं कैसे हैं, क्या राय है आपकी? थोड़ा करीब करीब। सर मेरे हिसाब से जो मैं देख रही हूँ न्यूज़ में, उससे तो ये लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसका और रीचेक तो होना चाहिए। रीचेकिंग तो होनी चाहिए, मना नहीं मेरे कर रहे। हिसाब से तो यही है सर, क्योंकि बहुत सारे, और अब तो जो है साइकोलॉजिकली सब बच्चों को ये समझ में आ गया है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। मतलब कह दीजिए कि मीडिया ने ये शुरुआत की, तो अब तो ज़रूरी हो गया उनके सेटिस्फेक्शन के लिए। उसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है, देखिए बच्चों के लिए, जो बच्चों की बात हो रही है, हम ये मान के चल रहे थे 610 620 एक सेफ स्कोर है, ये हर बच्चा मान के चलता है कि भाई 610 620 पे मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, 640 650 बहुत अच्छी रैंक हो जाती है टॉप मोस्ट, उससे ऊपर और अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप 640 650 पे भी जाके आप सेफ नहीं हो पा रहे, तो ये सबसे बड़ा इस बार प्रॉब्लम हुई है। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि बच्चा जो अच्छा करके आया, 640 650 करके आया और रैंक उसकी इतनी ज़्यादा नीचे जा रही है, तो ये तो वाकई में ब्लंडर है। लेकिन उसके पीछे जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। पेपर इजी एक फैक्टर हो सकता है, धांधलेबाजी दूसरा हो सकता है, पेपर के अगले दिन ही या सेम डे ही पेपर आउट हुआ था, ये बात आ गई थी सामने, उस पर कोई नहीं, एक दिन पहले हो गया था और सेम डे वो हो गया था, पकड़े हुए भी गए हैं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स चेक होने चाहिए। सर अगर अभी नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये चीज़ अभी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इंस्टीट्यूशन इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे और इस पर एक्शन लेके और इसको रिजॉल्व किया जाएगा, ये तो हम उम्मीद कर रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं। बच्चों के साथ फेयर डील हो बच्चों को। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं जो मान के चल रहा हूँ कि बच्चे अब सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे अब यही नहीं उम्मीद कर पा रहे हैं कि अब हम क्या कर पाएंगे, वो ट्रॉमा में ना चले जाएं कि जो अच्छा बच्चा जिसने अच्छा स्कोर किया है वो आगे क्या रिजल्ट दे पाएगा। मसला सबसे बड़ा ये भी हो रहा है। जी डॉक्टर रविश बताइए, फिजिक्स के बारे में क्या रहा है इस बार पेपर 2024 का कैसा रहा? और वैसे अगर हम देखें 21 22 23 24 तो पेपर कैसा जा रहा है? फिजिक्स सर अगर हम 21 22 23 24 से कंपेयर करके देखें तो फिजिक्स मॉडरेट ही था, मतलब टफ तो नहीं था। 2-3 क्वेश्चन को लगा के अगर हम कहें कि थोड़ा टफ थे, बाकी तो सब इजी था ऑलमोस्ट। मतलब कुछ क्वेश्चन लॉजिकल थे बट थे इजी, ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपसे मैं पूछूं कि जो इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ में जो बच्चा फिजिक्स में कर रहा था, मान लीजिए वो 120 कर रहा था, 130 कर रहा था, 140 कर रहा था, तो फाइनल एग्ज़ाम में नीट 2024 में
उस बच्चे का 120, 130, 140 रहा है, या वहाँ पे 10, 20 प्लस होके गया है? सर मेरे हिसाब से तो जो टेस्ट सीरीज में बच्चा ज्वाइन कर रहा था उसका 10-20 इंक्रीज ही होना था, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज से भी लो लेवल के क्वेश्चन थे, इतने ऑलमोस्ट। मेरा कहना यही है कि अगर हर बच्चे को मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, हर सब्जेक्ट में इंक्रीज हो रहा है 10-20 नंबर का टेस्ट सीरीज से, तो आप मान के चलिए ना कि फिर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मिला के उसका 30-40 इंक्रीज हो चुका है। अगर 30-40 इंक्रीज हो चुका है तो फिर तो ये हाल होना ही था, जो होना नहीं चाहिए था। कि अगर बच्चे सारे के सारे 650, 660 से ऊपर चले जाएंगे तो जो 610, 620 का एक सेफ स्कोर होता था वहां तक तो आप पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर तो यही शोर मचना है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सारे पॉइंट्स को आप डिस्कस करें। पेपर इजी था, इसको डिस्कस करें। पेपर आउट हुआ, इसको डिस्कस करें। ये सारे के सारे, उसका लेवल कैसा होना चाहिए, क्या 100% पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, क्या एग्जाम इस तरह का सेट किया जाए कि 100% अटेम्प्ट करने दिया जाए, क्योंकि बार बार कह रहा हूं कि साइकोलॉजिकल भी होता है, वहां पे बच्चे को थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल भी करना होता है। तो उस चीज़ के करने के बाद अगर 720 कर पा रहा है बच्चा, तो मैं नहीं मानता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये एक स्टैंडर्ड रहता है। आज से पहले अगर हम बात करते हैं तो 500 से नीचे भी बेस्ट कॉलेज मिलता था, 400, 450, 480, 520, 540। ये कोरोना के टाइम से 720 का ट्रेंड शुरू हुआ है और अभी डाउन होता चला जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल दूंगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी। कहना ऐसा किस बच्चे के लिए स्पेशली पेपर बनाया जा रहा है कि यार तुम भी 720 कराओगे? अरे भैया रहने दो, देश के भविष्य के लिए पेपर बनवा लो, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए 720 का पेपर मत बनवाओ। क्या इस तरह का पेपर सेट करा दो। सर आइए प्लीज। पेपर ऐसा बने तो 720 अरे बच्चों के आए, मसला वही हो रहा है ना, मसला वही हो रहा है। 67 के 720 आ जाए। जी सर आप बताएं, मतलब ये जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट आई गई है, बच्चों की जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। जैसा आपको पता है 610 से मेरे ख्याल से 640, 650 पे शिफ्ट हो गई, उससे ऊपर चले गए। तो बच्चों का जो माइंडसेट था कि इतने मार्क्स पे हमारे अच्छा आ जाएगा, बच्चे खुश भी थे। अब ये वाली जो चीज़ है, पेपर आउट हुआ, वो चीज़ है, पेपर का जो लेवल है, तो इस इन 2-3 पॉइंट्स पे ज़रा आप नहीं। देखिए, पेपर का जो लेवल है ये ग्रेजुअली ये इस तरह से करते चले जा रहे हैं एनटीए वाले। हमने याद है कि हमें आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले 510 या 520 भी आ जाता था तो हम बच्चों को कहते थे कि हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल, ये था स्टैंडर्ड। आज क्या किया इन्होंने कि मतलब के लेवल को इतना नीचे कर दिया। हम कंपटीशन है ना, अब कंपटीशन कर रहे हैं तो 16 लाख 20 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 25 लाख इस बार 25 लाख दे रहे हैं, और आप जो है 720 इस तरह के मार्क्स ला रहे हैं जैसे कोई भी बैठे और 720 हो जाए। तो आज के डेट में 610, और ये तो जो फ्रस्ट्रेशन बच्चों में हो रहा है, डिप्रेशन बच्चों में आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि 610 और 620 लाने के बाद भी उनका नहीं हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही बच्चों के साथ नुकसानदेह ये एक्ट हो रहा है एनटीए की तरफ से कि वो 720 इस तरह के क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि एनसीईआरटी आप रट जाओ और उसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस तरह ये तो तरीका होता नहीं कंपटीशन का। ठीक है, एनसीईआरटी बेस है, सिलेबस तो हमारा एक होना ही चाहिए, एनसीईआरटी बेस ही आप दीजिए, लेकिन बच्चों का टेस्ट तो कीजिए कि बच्चे कर के नहीं रहे हैं। आपने इस तरह से क्वेश्चन दे दिए, जिन लोगों ने कर लिया वो 720 आ गए। तो एनटीए को और गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि कंपटीशन को कंपटीशन के हद तक रहने दे, ताकि बच्चों के अंदर एक दूसरे से करने मतलब कि आगे जाने की एक कंपटीशन डेवलप करे, उनके अंदर एक मुकाबला आए। वरना तो फ्रस्ट्रेशन सबसे बड़ी बात ये सबसे ज़्यादा कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, बच्चे इस तरफ क्यों आ रहे हैं? उन्हें लगता है कि साहब के डॉक्टर होना या ये जो प्रोफेशन है ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है, लोगों के साथ हम खिदमत करेंगे कौम की। अब आपने इसको बिजनेस के तौर पे बना दिया। ये भी एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और उनका प्रेशर भी है, जिसकी वजह से मुझको लगता है कि ये सारी बातें हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ ऐसा कर दो कि सारे बच्चों को पास कर दो और सारे बच्चे हमारे मार्केट में चले जाएं। सबसे बड़ी बात जो सर ने अब कही है, मैं अभी इस वीडियो में यही कह रहा हूँ कि सारे पॉइंट रेज होना चाहिए। पहले जो आपके रीजनल एग्जाम्स होते थे, स्टेट बेस्ड एग्जाम्स होते थे, उनकी कट ऑफ ऊपर होती थी कि 450 से नीचे वाले को मेडिकल नहीं मिलेगा। पहले ये होता था। अब आज आपने क्वालिफाइंग मार रख दिया नीचे 100 नंबर 95 पर, 120 पर, 147 पर आप ले आइए और कर लीजिए। कहने के लिए तो आपने कह दिया कि नीट जो कम्पीट करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसी को हम देंगे।
तो नीट क्वालिफाई करेगा देंगे तो उसको क्वालिफाई करने का भी तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सही बात। उसका स्टैंडर्ड ही आपने खत्म कर दिया। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट सबसे वैलिड हो जाता है कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके 120, 140, 160 मार्क्स पे आपने क्वालिफाइंग कर लिया, अब अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं तो किसी भी कॉलेज से जाके एमबीबीएस करके चला जाऊं और फिर कल को आपका इलाज भी करूं। और जिसके 610 आए हैं, 640 आए हैं, जो रैंक से बाहर हो चुका है, गवर्नमेंट सीट्स पे नहीं जा रहा, वो आपका रह गया। अब आप मुझे बताइए कौन सा आपका जस्टिस हुआ उस बच्चे के साथ से कि 610 वाला टैलेंट बाहर रह गया है और 140 वाला क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ डॉक्टर बन गया है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं यही कह रहा हूं कि जब इस बार डिस्कशन हो रहा है तो सारे वैलिड रीजंस और पॉइंट्स पे डिस्कशन हो और ऐसा फुल प्रूफ हमारा इस सिस्टम बनाया जाए जिसपे उंगली ना उठाया जाए और बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आइए कुमार सर, आप बस इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जो पेपर का स्टैंडर्ड, स्पेशली पर्टिकुलरली सर जूलॉजी को देखते हैं, जूलॉजी का स्टैंडर्ड आप कैसा देखते हैं और कैसा होना चाहिए? होना तो ऐसा चाहिए कि बच्चे जो है कम से कम उस पर दिमाग लगाएं और सोचें कि साहब हमें इसका लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं कि सीधे सीधे आपने स्टेटमेंट दे दिया, लाइन टू लाइन जो आ रहा है कि लाइन में स्टेटमेंट दे दिया, ये ऐसे होता है। तो ये टेस्ट करने का तरीका नहीं है। बच्चों का कम से कम आईक्यू देखना है, मतलब क्या दिमाग लगाया उसने, कुछ सोचा कि नहीं सोचा, देखा कि नहीं देखा। अब आप अगर वो ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस पर भी डिस्कशन न करे और दिमाग न लगाए और क्वेश्चन देखने के बाद उसे लगे कि बस ये ही होगा और ये है, इसलिए कि वो रटा हुआ है वो क्वेश्चन है, तो ये टेस्ट करने का तरीका नहीं है। और यही वजह है कि ये 720 में 720 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे थोड़ी होता है कि साहब जो ना 100% आप दे रहे हैं। हम लोग इसके पहले भी होता था एग्जामिनेशन और उस एग्जामिनेशन का मतलब होता था नहीं, मयारी डॉक्टर्स निकले ना उससे। भाई मैं डॉक्टर तरान का नाम ले रहा हूँ, दूसरे और बहुत हमारे टॉप डॉक्टर्स हैं, उन्हीं सिस्टम से निकल के आए हुए ना, वो कोई 100% टेस्ट करके नहीं। 665 आने के बाद, 670 आने के बाद बच्चों के दिमाग में ये बात आए कि मेरा मेडिकल में होगा भी या भी नहीं, तो ये तो बहुत ही पैथेटिक है और बहुत ही अफसोसनाक। बहुत बेहतर, शुक्रिया सर। डॉक्टर कुमार हमारे साथ हैं और आप केमिस्ट्री हेड हैं और केमिस्ट्री देखते हैं। मैं 2024 के पेपर के एतबार से और 22, 23, 24 जो भी आप पेपर देख रहे हैं, आप बहुत एक लंबे टाइम से आप पढ़ा रहे हैं, बड़े टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुके हैं, क्या देखते हैं पेपर का लेवल क्या जा रहा है? और इस बार जो आप पर्टिकुलर मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि सर एक ही क्वेश्चन सर, उसको ज़्यादा डिफाइंग, मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर कुछ और है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर कुछ और है, पेपर में जो चेक किया गया न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चेक किया गया है। जो बच्चा रिपीटर है जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी थी, वो एनसीईआरटी बुक, गवर्नमेंट बुक, पब्लिश बुक की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन पब्लिश बुक की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आंसर कर रहा है, लेकिन उसका आंसर गलत हो रहा है। क्या था सर उस क्वेश्चन का जो आप समझाना चाह रहे हैं? ये बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी में उसके आंसर्स, वो भी प्रॉब्लम ये है कि सर समरी, एनसीईआरटी के समरी से पॉइंट नंबर 5 को सीधा स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट उठा करके कर दे रहे हैं। और ये पूरे ना कि सिर्फ फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एज इट इज चल रहा है। मतलब ये तो जज करने का तरीका नहीं है कि कल को आप एक एजेंसी बना लेते हैं और बोलते हैं भाई हम तो मेडिकल का एग्जाम लेंगे, लेकिन पूछेंगे ABCD के बाद क्या आता है। मतलब ये तो कोई एग्जाम का पैटर्न नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप इस तरह एग्जाम लें। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा, आप ओल्ड एनसीईआरटी में मोस्ट लिखते हैं, दूसरी एनसीईआरटी में ऑल लिखते हैं और उसके बेसिस पे आप कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो या तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पहले रेक्टिफाई करें कि आप क्या बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। और दूसरा बात ये है कि अगर वो दोनों आंसर सही है, जो कि बाद में उन्होंने आंसर को चेंज करके 1 और 3 किया है, तो बुकलेट में जैसे कई बच्चों के ये है कि भाई ऐसा तो कहीं इसमें जब हम फॉर्म भरते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि 2 आंसर हो सकते हैं, सिर्फ एक ही है। लेकिन वो तो ठीक है कि बोनस जो हमारा होता है वो जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे मिलेगा नहीं। बट जो केमिस्ट्री के पेपर का स्टेटस है, जो लेवल है, वो डे बाय डे ऐसा हो रहा है कि वो अनबिलीवेबल है। मतलब इस चीज़ को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि इस तरह से नीट का पेपर पूछा जा सकता है। और पॉइंट ये है सर कि लास्ट ईयर 610 नंबर पे बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला और इस साल 655 के बच्चे परेशान हैं। बताइए। और अगर मान लीजिए कि ये जो ग्रेस मार्क्स की बात की जा रही है, ग्रेस मार्क्स का फंडामेंटल क्या है? कहीं 15 मिनट पेपर लेट मिले। अब वो 15 मिनट पेपर के बच्चों का आप अगर पूरा पेपर देखें तो वो 180 में 180 क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए हैं। तो 180 में 180 सॉल्व करने के बाद आप उसको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, तो कम से कम कोई एक तो पैटर्न होगा ना, या कोई भी एक मेथड तो होगा ग्रेस मार्किंग का। वो डिफाइन नहीं है, कहीं से भी डिफाइन नहीं है कि भाई हम तो देख
एटलीस्ट यही तो देख लो कि 180 में उसके कितने सही हैं कितने गलत हैं, हर बच्चे का अलग अलग होगा, उस रेशियो को डिफाइन करके ग्रेस मार्किंग करो, वो भी नहीं है। तो मतलब जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स इतने परेशान हैं, दिन रात रो रहे हैं, मतलब वो एकदम डार्क में चले गए हैं कि उनका बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनका इतना मेहनत का क्या होगा। सही बात है। तो मतलब ये अनबिलीवेबल है एक टेस्टिंग एजेंसी के लिए, और मतलब दुखद है काइंड ऑफ कि मतलब इस तरह से पेपर नहीं होने चाहिए। और जो पहले पेपर का पैटर्न, एटलीस्ट लैंग्वेज तो चेंज करो, कोमा और फुल स्टॉप तक अगर ऐसे ही स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करोगे। अब मज़ेदार से केमिस्ट्री में ये है कि इस बार स्टेटमेंट बेस्ड मान लीजिए 5-6 सवाल आए हैं और सारे सवाल क्या है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, पहला ऑप्शन सही। कम से कम एक स्टेटमेंट तो चेंज कर देते कि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सारे स्टेटमेंट सही है, सारे स्टेटमेंट सही है, सबका ऑप्शन ए सही है, और सबके ऑप्शन ये सही है। मतलब ये तो अगली बार गजब अक्कड़ है। बक्कड़ से काम चल जाएगा, केमिस्ट्री अक्कड़, फिजिक्स बक्कड़ से नहीं काम नहीं चला। सर, मुझे लग रहा है काका गागा भी पूछा जा सकता है इस बेसिस पर। नहीं नहीं असल में Unbelievable वाकई है। में देश के भविष्य के लिए बात है। और हम नहीं सर, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर खुदा ना खास्ते हम अभी बीमार पड़े तो आप हमें जब हॉस्पिटल लेके जाएंगे हम तो नहीं आप जाएंगे। नहीं तो आप मुझे आप क्या देखेंगे, ये डॉक्टर कैसे बना है, या पहले मेरा इलाज कराएंगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इलाज कराएंगे, तब वहाँ कोई नहीं देखने जाता। तो ये फ्यूचर जो मेडिकल फील्ड में बच्चों का है, और कई सारे फैमिली इससे जुड़ेंगे, है ना, तो ये नहीं हम एक्सप्लेन इसे नहीं कर सकते इसे। मैं तो इसी पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसको भी चेंज किया जाए। बहुत सारे फील्ड्स और डेवलप हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी में करें, और डिफाइन किया जाए कि भाई इतने मार्क्स वालों को ही MBBS में एडमिशन, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो। ऐसा नहीं कि 400 वाले या 450 अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रह जाएंगे और सीट्स फुल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को NTA को इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा। अगर अब डिस्कशन शुरू हुआ है तो मैं इस वीडियो के तहत बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सारे एग्जाम्स पे और सारे पॉइंट्स पे फेयर डिस्कशन हो, तब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मैं स्पेशली JEE की भी बात कर रहा हूँ, या मैं स्पेशली नीट की भी बात कर रहा हूँ, जो आपके जॉब्स वाले जिनको पेपर आउट्स हो रहे हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। अपने भविष्य को, हम अपने देश के भविष्य को, अपनी यंग जनरेशन को हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हों कि वो फेयर उनके साथ कर रहे हैं। ये जो अब सबसे बड़ा मसला जो अभी सर भी कह के गए, अगर आप 720 पे ले जाएंगे तो हमारे यहाँ जो बच्चा एक टेस्ट वाला है जिसके 2-4-6 नर्वस, मतलब वो अपना कंट्रोल कर ही नहीं पाता है अपने नर्व्स को, तो वो छोड़ ही देता है। तो वो कहेगा सर मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं 720 लाऊंगा ही नहीं। अगर 680 पे आप इसको ले जाएंगे, 650 पे आप ले जाएंगे, तो वो कह देगा सर मेरा तो होना ही नहीं है, तो मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो उस तरह का हम स्टैंडर्ड ना सेट करें। आज अगर डिस्कशन शुरू हुआ है तो गवर्नमेंट से, इंस्टीट्यूशन से, NTA से, इंटेलेक्चुअल से, मैं कहूँगा हर पॉइंट पे डिस्कशन हो और एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जो कभी भी उस पर उंगली ना उठे। सबसे पहली बात तो मुझे श्योर रहे कि भाई नहीं, इंस्टीट्यूशन हमारे बहुत परफेक्ट हैं, फेयर एग्जाम्स हो रहा है बच्चों के लिए, हम उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का फुल प्रूफ हम सिस्टम बनाएं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बच्चों से कहूँगा परेशान ना हो, उम्मीद करता हूँ कि बेस्ट ही आपके लिए निकलेगा। सुकून से रहें जो भी फाइनल कंक्लूजन होगा, और इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इनको देखें, और जो कोचिंग क्लासेस कराते हैं वो भी इस चीज़ के लिए करें कि भाई वैलिड पॉइंट सारे के सारे रीजंस मार्क करके दिए जाएं जिस पे डिस्कशन हो सके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।